हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीईएसएससी। इसने ये नया एडवर्टाइजमेंट निकाला है और ये इसकी पूरी डिटेल है। ये निकाला गया है जो कॉलेज प्रिंसिपल है, एडेड कॉलेज प्रिंसिपल, उनके लिए निकाला है। इसमें पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। आपको विज्ञापन की 21 जुलाई से और ऑनलाइन भी आप 21 जुलाई से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, 21 जुलाई। इसकी जो लास्ट डेट है ये 20 अगस्त है और इसमें कुछ करेक्शन करने का 23 अगस्त है और एग्जाम डेट है इसका 24 सितंबर। 24 सितंबर इसकी एग्जाम डेट है कॉलेज प्रिंसिपल के लिए। इसमें देखेंगे पूरा तो ये टोटल वैकेंसी 111 है। इसमें टोटल वैकेंसी है जो, और जो अशासकीय अनुदानित सह शिक्षा महाविद्यालय उन और महिला महाविद्यालय दोनों के लिए है ये 111। और ये आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है इसमें ये भी दिया हुआ है। 62 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज, मैक्सिमम 62 ईयर। पूरा आप इसके अपने लेवल पे इसको पढ़िएगा, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो अलग चीज है। अभी हम डिस्कस करेंगे ये आपका सिलेबस, और उसमें भी जो पार्ट ए है जनरल नॉलेज, वो तो आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ते आए हैं। लेकिन मेन है इसका पार्ट बी, और वो मेन इसलिए भी है क्योंकि वहां से 80 क्वेश्चन है और पार्ट ए से 40 क्वेश्चन है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। 89 है ये सह शिक्षा महाविद्यालय के लिए है, और जो महिला महाविद्यालय हैं उनके लिए 22 हैं, और इस तरीके से टोटल 111 पोस्ट है। इसमें आपको हर चीज डिटेल में दी हुई है। रिटन एग्जाम होगा 360 मार्क्स, 120 क्वेश्चन होंगे जो पार्ट ए है जनरल नॉलेज वाला, वहां से 40 क्वेश्चन। और जो आपका पार्ट बी है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, वहां से पार्ट बी से इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर काट दिया जाएगा नेगेटिव पे, तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और तो फिर आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये पूरी जानकारी है। और हमारा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको पूरा अच्छे से एक बार पढ़िएगा। ये लिस्ट दी हुई है कॉलेजेस की, किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, इसको भी आप संभाल के रखिए। ये आगे रेफरेंस के लिए फ्यूचर में भी ये काम आएगा जब आप इसका रिटर्न क्लियर करते हैं उस टाइम पे। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। अब हम आते हैं, उम्मीद है ये यहाँ से मेन मेन चीजें क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यही दी हुई है कि कब फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट है, और कब एग्जाम है। उसके बाद में तो फिर आप एलिजिबल हैं तो वो देख लीजिए। मेन है इसका सिलेबस, रिटन एग्जाम ऑफ प्रिंसिपल एडेड डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन में। अब इसमें पहला जो पार्ट है जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में क्या है, करंट अफेयर्स है जो हम लगभग सभी एग्जाम्स में पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करवाई थी, उसमें भी था स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। उसमें नेशनल इंटरनेशनल था, जीडीसी वाले में यूपी स्पेशल भी था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिसका एग्जाम यूपीपीएससी लेता है। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 निकला था, जिसके अभी इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं कल से, वो यूपीएसएससी लेता है। तो वो लगभग सेम है, सिलेबस है जो, ये नॉर्मल है, इसमें ज्यादा इश्यू नहीं आता है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये भी फेमिलियर है, इसको भी हमने किया हुआ है कई बार। आईसीटी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस में है, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 था, 50 था, और जो आगे 52 आएगा होपफुली नेक्स्ट मंथ तक, उसमें भी है ये। तो ये चीजें तो हमारे जो अभी प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली है इंटर कॉलेज, या फिर जो एचएम है, एचएम प्रिंसिपल, उसमें भी है ये तो पार्ट, उसमें जरूर हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं अभी एडेड डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के लिए, इसमें ये यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यूनिट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हम इसका अभी ओवरव्यू देखेंगे। जो इसका पार्ट दिया हुआ है हर यूनिट का ओवरव्यू,
और फिर इसका है जो 25 जुलाई से आप अगर कोई साथी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका भी हम इसमें कोर्स शुरू करवाएंगे और उसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपके इस यूनिट वाइज सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे यूनिट वाइज, और फिर आपको इसमें जो क्लासेज है वीडियोज हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी एज ए रेफरेंस, एज ए डेमो। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो अभी यूपीएसएससी प्रिंसिपल और एचएम इनके प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप एक बार विजिट कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल, वहां एज ए डेमो हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसका भी जब शुरू करेंगे, जब आपको इसका डेमो मिलेगा और इसमें जो हम कोर्स शुरू करेंगे ये ऊपर से नहीं करेंगे जनरल नॉलेज का, क्योंकि ये तो आपके पास हम इसके तो नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे और पढ़ाएंगे भी, पूरी क्लासेज होंगी वैसे, लेकिन शुरुआत करेंगे जहां से, यहां से ये यूनिट 7 से। अब एक एक करके हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। इंडियन कल्चर एंड इथिक्स। इंडियन कल्चर एंड इथिक्स है भारतीय संस्कृति एवं नैतिकता। भारतीय संस्कृति एवं नैतिकता, इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा एंशियंट इंडियन एजुकेशन। एंशियंट इंडियन एजुकेशन में देखेंगे तो प्राचीन भारत में क्या है, शिक्षा का केंद्र रहा है भारत, चाहे गुरुकुल हो या आश्रम व्यवस्था थी, जहां पे छात्र गुरु के साथ रहकर वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, व्याकरण है, मैथमेटिक्स है, आयुर्वेद है, चिकित्सा, धनुर्विद्या, ये सब सीखते थे एंशियंट इंडियन एजुकेशन के टाइम। शिक्षा है ये एक मौखिक परंपरा पे आधारित थी उस टाइम पे, जो सुनने की परंपरा है, मौखिक परंपरा। और इसका उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करना ही नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एक कैरेक्टर बिल्डिंग, एक पर्सनालिटी बिल्डिंग, एक चरित्र निर्माण जैसा भी था। अगर हम बात करें तो जैसे तक्षशिला था, इसमें हमसे जो पूछा जा सकता है एंशियंट इंडियन एजुकेशन, इसमें तक्षशिला है, गांधार या फिर नालंदा, मगध, ये पूरी दुनिया के सबसे प्राचीनतम जो हायर एजुकेशन के केंद्र गिने जाते हैं, और जहां पे देश विदेश से अध्ययन हेतु आते थे लोग। विक्रमशिला है, वल्लभी है या फिर ओदंतपुरी है, ये भी प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय थे। और शिक्षा में संस्कार या स्वाध्याय जिसे कहा जाता है, या गुरु शिक्षा, गुरु और शिक्षा उसकी जो चेला है, छात्र है, उसकी परंपरा रही है, गुरु दक्षिणा की परंपरा प्रचलित रही है। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी हमारे एंशियंट इंडियन एजुकेशन में। वेद उपनिषद, हमारे जो प्राचीन जो भारतीय शिक्षा थी वो आएंगी। हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको साथ शेयर किया है, बाकी पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय शिक्षा पद्धति की है एक बैकबोन कह सकते हैं, एक बेस कह सकते हैं, आधारशिला रही है, जिसमें ज्ञान का है जो हस्तांतरण जो होता है एक प्रत्यक्ष होता है, व्यक्तिगत होता है और अनुभव के आधार पे होता है। ज्ञान का हस्तांतरण प्रत्यक्ष होता है, अनुभव के आधार पे होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। गुरु को माता पिता से भी ऊंचा जो स्थान दिया गया है वो इसलिए दिया है, और हमारे यहाँ कहा भी जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है। और इस परंपरा में गुरु न केवल एक शास्त्रीय ज्ञान, बल्कि गुरु जो जीवन मूल्य है, अनुशासन है और आचरण है वो भी सिखाते हैं। शिष्य और गुरु के बीच में जो एक श्रद्धा, सेवा, समर्पण, ये जो भाव होते हैं, आज भी चाहे संगीत हो, डांस हो, नृत्य हो, योगा हो, या जो आर्ट्स हो, शिल्प जैसी परंपरागत जो विधाएं हैं वो आज भी हमारी सोसाइटी में जीवित हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर, भारतीय कला एवं साहित्य। भारतीय कला एवं साहित्य ये बहुत समृद्ध रही है, एक बहुत रिच परंपरा रही है हमारे यहाँ पे, हमारे देश की। चाहे स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला में अजंता एलोरा है, खजुराहो के मंदिर हैं, मूर्ति कला, चित्रकला है, अलग अलग स्टाइल ऑफ इसमें शैली है। शास्त्रीय नृत्य है तो हमारे भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथकली है, ये सब सम्मिलित है इसमें। भारतीय कला और साहित्य में इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर, इसमें हमें ये सब पढ़ना होगा। क्या
स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, शास्त्रीय नृत्य हैं, या फिर जो साहित्य में वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, कालिदास की रचनाएं हैं, या फिर जो सूफी, एक भक्ति सूफी काव्य परंपरा है, हमारे जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, चाहे वो भारतेंदु हैं या फिर निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, ये सब उल्लेखित हैं इसमें। और ये विविधता भारत की एक जो हमारी सांस्कृतिक यूनिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड हेरिटेज, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व में जो विरासत है, विश्व विरासत है, इसमें भारत का योगदान। भारत में अब अगर हम बात करें तो विश्व विरासत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में यूनेस्को द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, अनेक विश्व धरोहर स्थल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, कुतुब मीनार है, अजंता एलोरा है, या फिर काजीरंगा है, केवला देव है, इसके इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जो हम्पी है, खजुराहो है, जंतर मंतर हो गया जयपुर का। तो ये सब चीजें भारत का योगदान है। और अभी कई सारी हैं हमारे यहाँ पे, लगभग अभी प्रेजेंट की बात करें तो जहां तक है 45 के आसपास हमारे यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल हैं, और जिनमें से 36 जो स्थल हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 हैं ये नेचुरल है, प्राकृतिक, और एक मिश्रित है। और ये संख्या टाइम टाइम पे बदलती रहती है। जब आपको ये करवाया जाएगा इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड हेरिटेज, उस टाइम पे उस दिन तक जो उसका नंबर होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा। और आपका एग्जाम है ये सितंबर में है, 24 सितंबर को, तो आपको तो 30 अगस्त तक का ही पढ़ना है। 30 अगस्त तक का जो अपडेटेड चीजें हैं वो सफिशियंट रहेगी आपके लिए। इसमें अगर हम देखें तो भारत का कंट्रीब्यूशन तो योगा है, योग, योग भारत का कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। आयुर्वेद है, ये भी भारत का कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। जो जीरो है, शून्य की खोज, या फिर जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव प्रणाली, या फिर शतरंज है, ये भारतीय देन है। वैश्विक सभ्यता को समृद्ध किया है भारत ने। योग को तो यूनेस्को ने जो एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी मान्यता दी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है यूनेस्को ने योग को। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है यूनिट फर्स्ट का, प्रमोशन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें नैतिकता और मूल्यों का क्या संवर्धन है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में मूल्य जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, मूल्य आधारित शिक्षा है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका पर्पज होता है कि जो विद्यार्थी है उसमें ईमानदारी हो, अनुशासन हो, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, सहिष्णुता विकसित करना होना चाहिए। और इसके लिए जो ये हमारा सिलेबस है इसमें नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित गतिविधियां, सामुदायिक सेवा है, या जो एक शैक्षणिक इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं, शैक्षणिक ईमानदारी, इससे संबंधित नियमों को शामिल किया गया है। प्राचार्य और शिक्षकों की भूमिका एक जो मॉडल एक बिहेवियर है, एक आदर्श आचरण है, उसके द्वारा जो एक मूल्य है, मूल्यों के संचार में महत्वपूर्ण मानी जाती है प्राचार्य और शिक्षकों की भूमिका। तो ये आपका हमारा पहला यूनिट है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हमें पढ़ना होगा तक्षशिला, गांधार या नालंदा, मगध, ये विश्व के प्राचीनतम उच्च शिक्षा केंद्र है। नालंदा को यूनेस्को ने 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। या फिर जो अ, एक गुरु शिष्य परंपरा है उससे संबंधित हमें चीजें हमारे एंशियंट वेदाज या जो उपनिषद हैं वहां से भी चीजें हमें देखनी होगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनेस्को का जो कल्चरल हेरिटेज है या यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये हमें पढ़ने होंगे और अपडेटेड पढ़ना होगा इसमें। ये था हमारा यूनिट फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है हमारा प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल सिनेरियो, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक परिदृश्य, ये है यूनिट सेकंड। इसमें पहला पार्ट जो दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज आफ्टर 1850, 1850 के बाद में, 1850 के पश्चात विश्वविद्यालयों का विकास। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की जो नींव है
अभी प्रेजेंट में जो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय, इनकी नींव रखी गई थी वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशन पे। आफ्टर 1850 पूछा है, तो 1850 का बाद का क्या आता है? वुड्स डिस्पैच हमारा कब का है? वुड्स डिस्पैच 1854 का है। इसकी सिफारिशों के आधार पर रखी गई है, और इसका क्या रिजल्ट रहा है? 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, और उसके बाद में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिश किए गए थे यहाँ पे, और इनको औपनिवेशिक भारत के पहले आधुनिक विश्वविद्यालय माना जाता है। बाद में तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आया 1882 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया इसके, और स्वतंत्रता के बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी आया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे 1948-49 में। 1948-49 में अ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया है, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उनकी सिफारिशों पर ही जो उच्च शिक्षा है उसका विस्तार, या फिर उसकी गुणवत्ता है, या फिर उसकी जो एक स्वायत्तता है, उस पर बल दिया गया, जिससे देश भर में सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना का क्रम शुरू हुआ था। तो ये है हमारा 1850 के बाद में हमें क्या पढ़ना है? वुड्स डिस्पैच पढ़ना है, या जो यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश की गई है, ये पढ़ने हैं हमें। जो अलग अलग एजुकेशन आयोग बने हैं, यूनिवर्सिटीज कमीशन आयोग, ये सब हमें पढ़ने होंगे। दूसरा जो पार्ट है यूनिट सेकंड का, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशनल थिंकर्स, तिलक, गांधी, मालवीय, विवेकानंद, टैगोर, राधाकृष्णन और कलाम, ये सेकंड यूनिट है। इसका सेकंड पार्ट है यूनिट सेकंड का। प्रमुख शिक्षाविद स्वतंत्रता के पहले और बाद में, बाल गंगाधर तिलक हैं। अगर तिलक का देखें तो तिलक राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन के काफी मजबूती से समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे बाल गंगाधर तिलक, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसी तरीके से गांधी, महात्मा गांधी का देखेंगे तो महात्मा गांधी है जो जो बुनियादी शिक्षा है उसके प्रवर्तक रहे हैं, बुनियादी शिक्षा के, जिसमें जैसे हस्तकौशल है या फिर जो मातृभाषा है उसको सेंटर में रखा जाए, केंद्रीय स्थान मातृभाषा का हो। महात्मा गांधी इसके समर्थक थे। हम अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, और वो 25 जुलाई से शुरू करेंगे हम। तो कोई साथी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका हम इसके जब शुरू करेंगे बैच 25 से, तब आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। मालवीय है, मदन मोहन मालवीय, बीएचयू के संस्थापक, भारतीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा के समन्वयक रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हैं, तो विवेकानंद का एक चरित्र निर्माण पे ज्यादा फोकस रहा है। विवेकानंद चरित्र निर्माण या फिर जो मानव निर्माणकारी शिक्षा है उसके पक्षधर रहे हैं। हालांकि जो वेदांत दर्शन है उस पे भी आधारित शिक्षा दृष्टि रही है उनकी, विवेकानंद। हम नेक्स्ट देखें टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन या विश्व भारती के संस्थापक रहे हैं। शांति निकेतन या विश्व भारती के संस्थापक, हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ये हमारा जो प्रिंसिपल का एग्जाम है प्राचार्य का, इससे रिलेटेड है। अदरवाइज टैगोर की तो बारे में या इनके सब के बारे में काफी सारी डिटेल है, अलग अलग आंदोलन और ये सब हमारे नहीं आएंगे एग्जाम में कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, या फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से क्या है, नील अलग अलग जो चीजें हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये कई सारी चीजें हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया, सेकंड में कौन गया, गांधी जी किस में गए, गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन, वो सब चीजें नहीं पढ़नी है। सिर्फ प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशनल थिंकर्स, और इसको एजुकेशनल सिनेरियो में पढ़ना है। तो अगर आप में से जो आप सभी रेस्पेक्टेड शिक्षक हैं, तो अगर आप कहीं भी किसी कोर्स को या कहीं कोई फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपडेटेड और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। अदरवाइज इसमें वो नहीं है कि आपने कहीं फीस दे के ज्वाइन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो एग्जाम है ये सबसे पहले हो रहा है। प्रिंसिपल और एचएम का जो एग्जाम होगा वो आपके बाद होगा, और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 आएगा, उसका होगा। तो आपके पास अभी देख लीजिए, जुलाई का लास्ट वीक है लगभग, तो 2 महीने हमारे पास,
तो इसलिए टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें राधाकृष्णन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे ये, और इनका जो जन्मदिन है वही शिक्षक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इन्हीं का जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलाम साहब हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अ, वो साइंस बेस्ड एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते थे। अनुसंधान हो, जो हमारा यूथ है, युवाओं में एक नवाचार की जो इनोवेशन है उसकी प्रेरणा होनी चाहिए। और कलाम साहब की तो एक अवधारणा भी थी, PURA पूरा, और इसको डिस्कस करेंगे हम फिर। ये यही थी, विज्ञान शिक्षा अनुसंधान और युवाओं में नवाचार की प्रेरणा, इसके लिए प्रसिद्ध है ये इनकी अवधारणा। नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे हम यूनिट 2 में, वेरियस एजुकेशनल कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंट। स्वतंत्रता के बाद में कई प्रमुख शिक्षा आयोग बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उच्च शिक्षा सुधार के लिए सिफारिशें की थी इन्होंने। या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग बना है, डॉक्टर मुदलियार थे वो इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर AL मुदलियार। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो बल रहा है वो एक मल्टीपर्पज स्कूल्स पे रहा है, व्यावसायिक और बहुउद्देशीय जो विद्यालय हैं उन पे रहा है। या फिर कोठारी आयोग है 1964-66 का, 1964-66 कोठारी आयोग, इसमें डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और इसी की शिक्षा संरचना है कोठारी आयोग की 10+2+3। इसमें GDP का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। इसकी सिफारिश किसने की थी? डॉक्टर DS कोठारी ने की थी, जो चेयरमैन थे इस कोठारी आयोग के। वैसे ही अगर और देखेंगे तो इसमें अभी लेटेस्ट की है राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 19 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी कौन सी रही है पहले, 1968 की, और फिर 1968 की एजुकेशन पॉलिसी को 1986 में संशोधन किया गया था। 1986 की थी और इसको संशोधन किया था 1992 में। पहली थी 68 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और 86 वाली को फिर 1992 में संशोधन किया गया था। इसमें था कि इक्वल एजुकेशन हो, समान शिक्षा संरचना या गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इसके कुछ डायरेक्शंस थी। तो ये था हमारा वेरियस एजुकेशनल कमीशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ऑब्वियसली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पे से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में हमारे। 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है, जो इसमें अब क्या फॉर्मूला है, जो 2020 का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें है 5+3+3+4। इस संरचना में पुनर्गठित की गई है, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें हैं, बहुविषयक है ये। उच्च शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इसमें ABC, या फिर जो एक बहुप्रवेश है या बहुनिकास प्रणाली है। 4 साल का इसमें स्नातक का कार्यक्रम है, मातृभाषा में शिक्षा को इसमें प्रोत्साहन के लिए दिशा निर्देश है। एकल नियामक निकाय के रूप में जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उसके गठन का प्रस्ताव है इसमें। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन किया जाए उसका प्रस्ताव है। और इसका लक्ष्य जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसका लक्ष्य है उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको 50% तक करना, 50% तक बढ़ाना है, और ये टारगेट 2035 तक के लिए है हायर एजुकेशन में। जबकि स्कूल लेवल पे इन पे देखेंगे हम तो 2030 तक 100% टारगेट है, लेकिन हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% का टारगेट रखा गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। तो ये था हमारा यूनिट 2। इसके अगर इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे तो जैसे वुड्स डिस्पैच हो गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय है, तीनों की स्थापना हुई। और कोठारी आयोग की रिपोर्ट है जिसका टाइटल क्या था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट।
और इसी ने पहली बार 10+2+3 का ढांचा या फिर जीडीपी के 6% खर्चे की सिफारिश की थी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनके बारे में। या नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके लागू होने के साथ ही जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका भी नाम बदलकर और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जैसे ही ये पॉलिसी आई, इससे पहले क्या था, एचआरडी हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब वो शिक्षा मंत्रालय हो गया जुलाई 2020 से। और ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली हमने डिस्कस किया 1968, दूसरी ये 1986 और तीसरी 2020। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो इसमें आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। अब इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो पहला जो इसका हमें पॉइंट दे रखा है, पहला टॉपिक, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की हम बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, आईआईएससी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी है, ये सब है इसमें। अब इसमें अगर हम रिसर्च का देखेंगे अनुसंधान के लिए, तो अनुसंधान के लिए क्या है इसमें, सीएसआईआर है, इसी तरीके से आईसीएआर है, या फिर हमारा यूजीसी है, यूजीसी में भी एक डीएसी करके है अनुसंधान के लिए। तो ये सभी अनुसंधान के लिए। कॉलेज स्तर पर सरकारी या जो एडेड हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, ये महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया हमारा भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। आपको मोटा सा ओवरव्यू मिल गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड या प्राइवेट, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एनआईटी। तो इनमें से अब रिसेंटली किसी ने कोई रिसर्च किया है, कोई चीजें ये पूछी जाएंगी हमसे, एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन इनका, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिट थर्ड में ये सेकंड वाला। फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन का अगर हम देखेंगे तो औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा होता है ये। औपचारिक शिक्षा मतलब जो नियमित कक्षा शिक्षण है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, समय सारणी पर आधारित होता है। जबकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, उन शिक्षार्थियों के लिए है जो नियमित संस्थान में नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, रेगुलर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। जैसे इग्नू है, भारत में दूरस्थ शिक्षा की एक जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इग्नू है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है उसको। या फिर ओडीएल नियमन के लिए जैसे यूजीसी का है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम, जो 2020 से ही शुरू किया गया है। जो ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों को भी ये मान्यता देता है, यूजीसी का जो ओडीएल नियमन है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग तथा ऑनलाइन कार्यक्रम है इसका। तो ये चीजें हैं इसमें। जनरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन देखेंगे हम, तो जनरल एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या है, सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा क्या है, कला, विज्ञान, वाणिज्य, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये सब सामान्य शिक्षा है। व्यापक ज्ञान और जो बौद्धिक विकास है उस पे केंद्रित होता है जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन किस पे बेस्ड होता है, जो एक व्यापक ज्ञान हो और बौद्धिक विकास हो उस पे केंद्रित होता है। जबकि जो व्यावसायिक शिक्षा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, मैनेजमेंट है, ये सब इसमें आते हैं व्यावसायिक शिक्षा में। प्रोफेशनल एजुकेशन जो सिर्फ आपको स्किल और रोजगार इस पे बल देती है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये दोनों धाराओं के बीच में एक काफी कठोर विभाजन को इसने समाप्त किया है, जो अब इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया है, बहुविषयक या फिर समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जो 2020 वाली पॉलिसी है, जिससे छात्र हैं विषयों का जो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे, लचीला चयन कर सके। Regulatory bodies of higher education with special reference to UGC, NCT, AICTE, MCI, NIAC, BCI and RCI, ये हैं उच्च शिक्षा के नियामक निकाय हैं, रेगुलेटरी बॉडीज। यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को मान्यता देना हो, अनुदान या जो शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना हो, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। एनसीटीई है, एनसीटीई क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
जो शिक्षा पाठ्यक्रम और जो संस्थानों का नियमन है ये एनसीटीई का है। एआईसीटीई है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तकनीकी एवं जो प्रबंधन शिक्षा संस्थान है उनकी मान्यता और गुणवत्ता और नियंत्रण ये एआईसीटीई का है। एमसीआई है, एमसीआई या फिर एनएमसी, ये होता है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग चिकित्सा शिक्षा का ये काफी नियमन है। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब एमसीआई हो गया है ये एनएमसी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। दिस वन ये होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद होता है। इसका काम होता है संस्थानों की जो गुणवत्ता है या मूल्यांकन करके ग्रेडिंग सिस्टम देना। दिस वन ग्रेडिंग ये देता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज उनको ग्रेडिंग का काम करता है। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो विधि शिक्षा और विधि व्यवसाय का नियमन करता है। आरसीआई है, पुनर्वास परिषद है भारत इसको कहा जाता है, जो दिव्यांगजन के पुनर्वास से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण का नियमन आरसीआई करता है। यूनिट 4 देखेंगे तो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, उच्च शिक्षा का संचालन एवं प्रशासन। पहला टॉपिक है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अथॉरिटीज बॉडीज एंड बोर्ड्स। विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक संरचना है इसमें क्या अथॉरिटी बॉडी बोर्ड्स हैं, तो हम देखेंगे तो इसमें चांसलर होते हैं, कुलाधिपति, वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारी परिषद, एक एकेडमिक काउंसिल होती है, विद्या परिषद, और इसमें एक फाइनेंस कमेटी होती है, या जो एक विद्वत परिषद जिसे कहा जाता है सीनेट कोर्ट जैसा, ये प्रमुख प्राधिकरण होते हैं इसमें। महाविद्यालय स्तर पर देखेंगे तो एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, प्रबंधन समिति, प्राचार्य और महाविद्यालय विकास परिषद है जो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, ये प्रशासनिक कार्य संचालित करते हैं। तो इसमें देखा आपने कि कुलाधिपति, चांसलर, वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, एक जो विद्वत परिषद है कोर्ट, और इसमें मैनेजमेंट कमेटी होती है, एक कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जो प्रशासनिक कार्य संचालित करते हैं। ये सब चीजें इसमें अथॉरिटीज बॉडीज बोर्ड में है। सर्विस कंडीशंस ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एंड प्रिंसिपल्स, शिक्षण अशिक्षण स्टाफ और प्राचार्यों की क्या सेवा शर्तें हैं, तो शिक्षक और प्राचार्यों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान या जो सेवानिवृत्ति संबंधी इनकी जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के जो चाहे वो इसके गवर्नमेंट के नियम है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होती है कि क्या न्यूनतम योग्यता होगी, चयन प्रक्रिया क्या है, करियर एडवांसमेंट स्कीम्स के प्रावधान क्या है, कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के नियम और जो विश्वविद्यालय के परिनियम हैं उनके द्वारा शासित होते हैं। इसमें रिकॉग्नाइजेशन एंड एफिलिएशन ऑफ कॉलेज, महाविद्यालयों की मान्यता या फिर मान्यता एवं संबद्धता, किसी भी महाविद्यालय को जो पाठ्यक्रम संचालन है उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से एफिलिएशन या फिर यूजीसी की एक सेक्शन है, यूजीसी का सेक्शन 2F, यूजीसी का सेक्शन है 2F, और एक और सेक्शन है इसमें 12B, 2F और 12B इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है। किसी भी विद्यालय को पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से, किसी भी महाविद्यालय को अगर पाठ्यक्रम संचालन हेतु जो संबंधित विश्वविद्यालय है उससे एफिलिएशन करना पड़ता है, इसके लिए यूजीसी की धारा 2F एंड 12B के अंतर्गत ही मान्यता आवश्यक होती है। और टाइम टाइम पे जो इसकी संबद्धता है उसका रिन्यू करवाना या निरीक्षण करना ये सब अनिवार्य होता है। पैटर्न एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, पॉइंट नंबर 4, परीक्षा का प्रारूप या फिर जो संचालन है, पैटर्न एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में सेमेस्टर सिस्टम होता है, वार्षिक सिस्टम होता है, आंतरिक और जो बाह्य मूल्यांकन है वो होता है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पे फ्लाइंग स्क्वाड होता है जो उड़न दस्ता है, या निरीक्षण और मूल्यांकन में जो एक केंद्रीकृत जो एवल्यूएशन सिस्टम होता है, मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है। नकल ना हो, पारदर्शी हो, सीसीटीवी कैमरे या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, कई सारी चीजें इसमें पैटर्न और कंडक्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं। गुड गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू आरटीआई, आईक्यूएसी, प्रोहिबिशन ऑफ रैंकिंग एंड
स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन, इसमें देखेंगे तो हायर एजुकेशन में सुशासन, आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अभी इसको लेके रिसेंटली एक चीज चर्चा में और थी, अभी जो सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, उसने अभी रिसेंटली एक डिसीजन दिया है जिसमें उसका पुराना 2018 का जो फैसला है उसको पलट दिया है कि बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक का ये करंट अफेयर्स का। तो इस तरह की चीजें हमको करंट के साथ भी ध्यान में रखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आरटीआई सिलेबस में दिया है तो हमें सिर्फ आरटीआई का जो बना है 2005 से उसी का पढ़ना है। लेटेस्ट भी पूछा जाएगा एग्जाम में, नागरिकों को शासकीय और जो शैक्षणिक संस्थान है उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार आरटीआई में मिलता है। आईक्यूएसी है जो एक इंटरनल गुणवत्ता या आश्वासन प्रकोष्ठ कहते हैं, संस्थान में जो निरंतर गुणवत्ता सुधार के लिए जो अनिवार्य इकाई है एनएएसी, उसके द्वारा जो रैगिंग वगैरह है, यूजीसी का रेगुलेशन है 2009 का, इसके अकॉर्डिंग रैगिंग है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जरूरी है। जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन है, छात्र संघ चुनाव, ये आए थे, ये शुरू किए गए थे 2006 में। स्टूडेंट इलेक्शन शुरू किसकी सिफारिशों पे शुरू किए गए हैं? एक लिंगदोह कमेटी थी, लिंगदोह समिति, इसकी सिफारिशों के अनुसार पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट इलेक्शन सुनिश्चित होने चाहिए, ये रिकमेंड किया था लिंगदोह कमेटी 2006 में। इस यूनिट से आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आती है। एक तो ये लिंगदोह कमेटी जिसका गठन 2005 में किया था, रिपोर्ट इसने 2006 में सबमिट की थी, स्टूडेंट इलेक्शन की सिफारिश किया था, और इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ने अनुमोदन किया था इसकी सिफारिशों को। आरटीआई है 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था आरटीआई, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। या फिर जो यूजीसी की धारा है 2F या 12B, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, 2F और 12B दोनों अलग अलग हैं। 2F है संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता से संबंधित है, जबकि 12B क्या है? यूजीसी अनुदान हेतु पात्रता। ये दोनों इस तरीके से है। अब अगर हम देखेंगे यूनिट 5 एक्ट्स ऑर्डिनेंस हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें जो अधिनियम है, परिनियम है, अध्यादेश है, उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट है 1973 का, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में जो राज्य विश्वविद्यालय उनकी जो स्थापना है, उनका जो संरचना है, या जो उनकी प्राधिकरण की जो पावर है, उनके जो काम है, या उनके जो प्रशासनिक ढांचा है, उसको विनियमित करता है ये एक्ट, 1973 का एक्ट। इसमें जो कुलाधिपति है, कुलपति है, कार्य परिषद है, विद्या परिषद है, इसकी क्या पावर है, क्या दायित्व है, ये स्पष्ट रूप से दिया है। साथ ही जो महाविद्यालयों में संबद्धता है उससे संबंधित प्रावधान भी इसी में ही है। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन एक्ट एंड रेगुलेशंस, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम और विनियम, तो इसमें उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा चयन आयोग अधिनियम राज्य के जो अनुदानित महाविद्यालय, उसमें शिक्षक और प्राचार्यों की जो चयन प्रक्रिया है उसको ये रेगुलेट करते हैं, जिसमें क्या उनका एलिजिबिलिटी है, पात्रता के क्या मानदंड है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी होगी, इंटरव्यू के क्या रूल्स होंगे, ये सब इसी में ही है। और आयोग का उद्देश्य है पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन स्टेटस, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। अब इसमें देखेंगे तो जो परिसीमन, विश्वविद्यालय की मूल संरचना और शासन व्यवस्था से संबंधित नियम है, जिसको जिन्हें जो राज्यपाल है, कुलाधिपति, उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑर्डिनेंस की बात करें, अध्यादेश, तो पाठ्यक्रम, परीक्षा और शैक्षणिक जो प्रक्रिया है उससे संबंधित काफी विस्तृत नियम है ये, जिनको विद्या परिषद पारित करती है। या फिर हम रेगुलेशन का देखेंगे तो प्रशासनिक विवरण निर्धारित किए करते हैं, इसमें प्रशासनिक और प्रतिक्रियात्मक जो विवरण है वो निर्धारित करते हैं। ये तीनों ही मिलकर विश्वविद्यालय के जो दैनिक संचालन है उसका ढांचा बनाते हैं। दीज थ्रीज यूजीसी एक्ट एंड regulations related to appointment and service conditions of teachers,
शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा जो शर्तें हैं उससे संबंधित जो विनियम है, यूजीसी अधिनियम है 1956, उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसमें उच्च शिक्षा में मानकों का जो निर्धारण है, अनुदान वितरण या जो समन्वय की शक्ति प्राप्त है इसमें यूजीसी, और यूजीसी ही इसका जो विनियमन है एक यूजीसी का 2018 का नियम, इसके अंतर्गत चाहे सहायक प्राध्यापक है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्राचार्य है, इनके पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या फिर जो एक एपीआई है, जो एपीआई स्कोर, इसके आधार पर मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित है। यूनिट 6 का देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है इसमें। ये वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन क्या है, वित्तीय प्रबंधन में सोर्स क्या है इसके, फाइनेंशियल असिस्टेंट के सोर्स, वित्तीय सहायता के स्रोत जो है, अनुदानित महाविद्यालय को वित्तीय सहायता राजस्थान जो राज्य सरकार है इसका शिक्षा विभाग है, यूजीसी है, यूजीसी का अनुदान मिलता है, छात्रों की शुल्क है, या जो एक एंडोमेंट फंड होता है, या फिर इसमें सीएसआर से भी पैसा आता है जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो दानदाता हैं उनसे सहायता मिलती है। सरकारी अनुदान मेनली सैलरी ग्रांट या फिर डेवलपमेंट तक में विभाजित हो जाता है, जिसका उपयोग नियम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है हमें नियमानुसार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कॉलेज, महाविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन, महाविद्यालयों का जो वित्तीय प्रबंधन है इसमें प्रिंसिपल इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और जो प्रिंसिपल है इनके साथ में जो एक मैनेजमेंट कमेटी होती है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, महाविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के लिए। कॉलेज में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए प्राचार्य और जो प्रबंधन समिति है ये जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें चाहे बजट का निर्माण करना हो, जो एक्सपेंडिचर है उस पर कंट्रोल करना हो, जो कोर्स है उसका सही से उपयोग करना हो, या जो वित्तीय नियम है उनको उनकी पालना करना हो, पारदर्शिता रखनी होगी, सभी वित्तीय लेन देन है उनका उचित तरीके से समय समय पर उनका ऑडिट रिव्यू समीक्षा ये बहुत जरूरी है। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स की का देखेंगे अगर हम, लेखा संचालन, तो महाविद्यालय में बैंक खातों का संचालन है ये प्राचार्य और जो प्रबंध तंत्र है पूरा उसके संयुक्त हस्ताक्षर से ही होता है। इसमें चाहे कितनी इनकम आई है, कितना एक्सपेंडिचर है, आय और व्यय का लेखा जोखा हमारी कैश बुक होती है, लेजर है, बाउचर होते हैं, उनके माध्यम से रखा जाता है। और जो सरकारी अनुदान है या फिर जो छात्र निधि है उसके लिए अलग अलग खाते संधारित करना अनिवार्य होता है, जिससे जो फंड है उसका अननेसेसरी मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो, उसको रोका जाए, इसीलिए ये ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स किया जाता है, अलग अलग अकाउंट। और फिर चेक बुक, कैश बुक होता है, लेजर होता है, बाउचर्स होते हैं। बजट एंड ऑडिट सिस्टम, बजट और लेखा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, हर कॉलेज में महाविद्यालय को वार्षिक बजट तैयार करके जो सक्षम प्राधिकारी है उनसे स्वीकृति लेनी होती है, जिसमें आय और जो व्यय है उसमें अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। ऑडिट हो गई या फिर जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्तर पे होती है ऑडिट, जिसमें इंटरनल तो नियमित निगरानी या फिर डिपार्टमेंटली भी हो सकती है, लेकिन जो एक्सटर्नल होती है वो तो फिर जो एजी हैं महालेखाकार वो करते हैं। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल हैंडबुक रिलेटेड विथ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो वित्तीय पुस्तिका है उसका ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो फाइनेंशियल हैंडबुक है ये शैक्षणिक प्रशासन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक एक दस्तावेज है, जिसमें हमारा बजट बनाना है, जो व्यय है उसकी कैसे अप्रूवल लेनी है, क्या हमारा जो क्रय विक्रय है उसका प्रक्रिया होगा, विक्रय तो नहीं क्रय की प्रक्रिया होती है, यात्रा भत्ता है हमारा, या फिर जो लेखा है उससे संबंधित नियम है उनका क्या प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वो इसमें विस्तार से दिए हुए हैं। इसकी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल हैंडबुक की, बस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो हमारा यूनिट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, राइट एंड ड्यूटीज प्राचार्य के अधिकार और कर्तव्य। तो इसमें हम देखते हैं तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल विथ रेफरेंस टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अलग अलग हितधारकों के संदर्भ में प्राचार्य के अधिकार और कर्तव्य। प्राचार्य है महाविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक और शैक्षणिक अधिकारी होते हैं। शिक्षकों के संदर्भ में उनको है जो कार्य आवंटन करना है, पर्यवेक्षण करना है या मूल्यांकन करना है, इसका अधिकार है।
छात्रों के संदर्भ में बात करें तो अनुशासन है, मार्गदर्शन करना है, या फिर जो एक उनका वेलफेयर हो, ये सुनिश्चित करना भी प्राचार्य का एक कर्तव्य है। प्रबंधन समिति है, उसके प्रति जो अ, वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही है, वो भी प्राचार्य का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तथा जो विश्वविद्यालय है और सरकार है, उसके प्रति नियमों के अनुपालन हो, रिपोर्टिंग का दायित्व भी प्राचार्य का ही होता है। तो ये सब प्राचार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज एंड एसेट, जो सुविधाएं हैं या संपत्ति है, उसका विकास करना, उसका रखरखाव, ये भी प्राचार्य का ही दायित्व है कि महाविद्यालय है उसकी भौतिक जो संरचना है, अवसंरचना, जैसे हमारे भवन है, बिल्डिंग, लाइब्रेरी, जो हमारी प्रयोगशाला है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खेल का मैदान है, या फिर जो हमारा हॉस्टल है, छात्रावास, इनका विकास हो, इनका रखरखाव हो और सही से यूज हो, इसको सुनिश्चित करना भी प्राचार्य का ही दायित्व होता है। संपत्ति रजिस्टर होता है, उसका जो असेट रजिस्टर, उसका संधारण हो, समय समय पर मरम्मत की जाए, नए नए संसाधन का जो अधिग्रहण होता है, वो दायित्व प्राचार्य का ही होता है। इसमें रोल ऑफ प्रिंसिपल इन प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, तो इसमें भी जो शैक्षणिक और जो सह पाठ्य चर्चा गतिविधि है, उनको इनमें उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में प्राचार्य की काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चाहे प्राचार्य है, उनको शिक्षक है, प्राचार्य को शिक्षक और छात्र, इनको अनुसंधान या फिर जो एक इनोवेशन है, रिसर्च इनोवेशन या क्वालिटी पूर्ण शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए प्राचार्य को। ये प्राचार्य का ही काम है कि वो शिक्षक और छात्रों को प्रोत्साहित करे, किसके लिए? अनुसंधान, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। इसके साथ ही खेलकूद या जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एनसीसी, एनएसएस, या फिर जो व्यक्तित्व बेस्ड होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनमें छात्रों का एक सर्वांगीण विकास हो, इसमें भी कंट्रीब्यूशन प्राचार्य की भूमिका जरूरी होती है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, अनुशासन और व्यवस्था रखना। जो कॉलेज प्रशासन परिसर है, कॉलेज परिसर में शांति रहे, अनुशासन रहे, सुरक्षित वातावरण रहे, ये प्राचार्य का प्रमुख दायित्व होता है। और इसके अंतर्गत आप जो रैगिंग है या फिर रैगिंग रोधी उपाय कीजिए, शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए कि कोई भी शिकायत करे तो उस पर एक्शन हो, नियमित उपस्थिति की निगरानी हो, जो आचार संहिता है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे महाविद्यालय में सुचारू एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण बना रहे। तो ये है हमारे 7 यूनिट, जो अभी हमने ओवरव्यू देखा है। 25 तारीख से हम इसकी प्रिपरेशन आपको शुरू करवाएंगे, 25 जुलाई 2026 से। और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और रेगुलर विजिट करते रहिए चैनल को। और वैसे हमारी वेबसाइट है myupsc.in, वो भी विजिट कर लीजिएगा। और वैसे तो हम आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।